बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान विजय त्रिवेदी जी, एयर कमोडोर एएसपीएल समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में मौजूद हैं। बिहार की खूब बात हुई, अब आइए एक ऐसी खबर की बात करते हैं जिसमें कुछ नई बातें सामने आई। तो पता लगा कि प्रधानमंत्री को मराठी बोलनी बड़ी अच्छी आती है। आपका ये कैसे पता लगा? कल 4 लोगों को नामित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए। ये हैं सरकार जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे, जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों का केस लड़ा, उज्ज्वल निकम साहब। इनके अलावा मीनाक्षी जैन जी इतिहासकार हैं, सदानंद मास्टर जी, सदानंद मास्टर, ये केरल के संघ से जुड़े एक पदाधिकारी हैं, अध्यापक थे, और एक हर्षवर्धन श्रृंगला जो फॉरेन सेक्रेटरी थे। इन 4 लोगों को नामित किया गया। अच्छा, अब प्रधानमंत्री ने इनको फ़ोन करके खुद बताया, कम से कम उज्ज्वल निकम को तो फ़ोन किया ही उन्होंने, क्योंकि उज्ज्वल निकम ने खुद अपनी पूरी बातचीत का ब्यौरा दिया है। तो उज्ज्वल निकम साहब ने जो बताया वो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। उन्होंने कहा, मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया प्रधानमंत्री आवास से, कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करेंगे। तो मैं थोड़ा चौंका, मैंने कहा जी बात करा दीजिए। प्रधानमंत्री लाइन पर आए। प्रधानमंत्री ने मुझसे पूछा कि भाई मैं हिंदी में बात करूं कि मराठी में बात करूं। वो हंसने लगे दोनों। और फिर उज्ज्वल निकम कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि आपको मराठी बड़ी अच्छी तरह बोलने आती है, आप तो दोनों भाषाओं में बड़े पारंगत हैं, आपको जिसमें ठीक लगे आप उसमें बात कीजिए। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे मराठी में बात शुरू की और कहा कि राष्ट्रपति आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। तो मैं चौंका कि कैसी क्या जिम्मेदारी है जो राष्ट्रपति मुझे देना चाहती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा मैं चौंका भी उनसे, उनकी इस बात को सुन करके। लेकिन हमारे बीच में मराठी में बात हुई, ये बात उन्होंने कहा। महाराष्ट्र में भी ये विवाद चल रहा है। अब पता नहीं प्रधानमंत्री के मन में इसी बात को चुटकी लेने की बात थी क्या, कि मैं चलो इनसे पूछ लूँ, मराठी आदमी है, हिंदी में बात करूँ या बुरा ना मान जाए तो मराठी में बात करूँ। खैर एनीवे, तो उसके बाद वो कहते हैं फिर मैंने अपनी पत्नी को घर आकर के बताया, वो भी बड़ी हैरान हुई। लेकिन प्रधानमंत्री का यूँ मुझे खुद ये संदेश देना, ये एक बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। बाकी कहानी आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। मुझे पहले फोन आया कि आपसे प्रधानमंत्री बात करना चाहते हैं, वो नंबर नहीं था उस पर। मैंने कहा तो सचमुच मोदी साहब मुझसे बात की। उन्होंने मराठी में कहा, उज्ज्वल जी मी मराठीत बोलू का हिंदीत बोलू? मैं हंसने लगा। जिस टोन से उन्होंने कहा था मैं समझ गया, बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रधानमंत्री के मन में तो बहुत है। और मैंने कहा, आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हो, दोनों भाषा पे आपका प्रभुत्व है। तो उन्होंने कहा, उज्ज्वल जी तुमच्यावरती एक जबाबदारी राष्ट्रपती महोदय सोपू इच्छितात, तुम्ही जबाबदारी घ्यायला तयार आहे का? मुझे लगे जवाबदारी और क्या, अभी कोई वैसा माहौल तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नाही म्हणाले, तुम्हाला राज्यसभेवर घ्यायचंय, परंतु एक लक्षात ठेवा, तुम्ही ही गोष्ट कोणालाही बोलू नका। प्रधानमंत्री ने जब शुरुआत ही मराठी भाषा से आपसे की है, तो जाहिर है महाराष्ट्र में जो विवाद इस वक्त चल रहा है मराठी भाषा हिंदी भाषा को लेकर, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाषाई विवाद खत्म होना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री ने किस उद्देश्य से कहा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि मैं मराठी है ये प्रधानमंत्री को मालूम है, और इसलिए मुझसे मराठी में बातचीत की। हम सीधा सरल अर्थ क्यों नहीं निकालते? हमेशा राजनीति टेढ़ी नहीं रहती है। देखिए, उनके मन में मराठी के लिए प्यार है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो उज्ज्वल निगम को राज्यसभा के बारे में जानकारी देकर के प्रधानमंत्री ने और मराठी में बात करके ये भी संदेश दे दिया कि भाई मुझे भी मराठी बड़ी अच्छी तरीके से आती है, लेकिन मैं ज़्यादातर हिंदी का प्रयोग करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मराठी का सम्मान हमारे मन में नहीं है। और उन्होंने एक बात और की कि उन्होंने मुझसे कहा, प्रधानमंत्री ने, कि ये बात आप किसी को कहेंगे नहीं जब तक इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना हो जाए, गजट में ना आ जाए। तो उन्होंने ये भी कहा, उज्ज्वल निगम ने, मैंने घर जाके अपनी पत्नी को बता दिया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने कहा था किसी को ना बताना, लेकिन पत्नी को मैंने बता दिया। अब बताएंगे आपको कहानी अंदर की। हमारे समीर जी बताइए सर। समीर चौगांवकर जी। देखिए, पहले इसके पहले एक लाइन जोड़ दूं सर। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी को बताना नहीं है, तो सबसे कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उससे भी कहा जाता है कि आपको बना रहे हैं, आपको अभी बोलना नहीं है, नाम डिक्लेयर हो गया है, बाकी राष्ट्रपति बनते हैं, दूसरे नियुक्ति थी, तब भी ये मैसेज दिया जाता है कि बात बाहर न जाए। देखिए, उज्ज्वल निगम को चुनाव किया गया है, मुझे लगता है कि चुनाव अच्छा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उज्ज्वल निगम को भेजना था तो फिर लोकसभा लड़वाने की जरूरत नहीं थी ना आपने। और लोकसभा चुनाव के पहले उज्ज्वल निगम से पूछा गया था। अच्छा, लोकसभा हार गए थे ना? हाँ, पूनम महाजन का टिकट काट कर इनको मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से टिकट दिया गया था। वर्षा गायकवाड़ वहां से जीती है कांग्रेस की, 17,000 16,700 समथिंग वोट से वहां से हारे।
और मजेदार किस्सा ये है कि उसके पहले इनसे पूछा गया था कि आप राज्यसभा जाना चाहेंगे या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उज्ज्वल निगम ने कहा था कि मैं लोकसभा लड़ने में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन पार्टी ने ऐसा जगह एक सीट पर दिया जहां पर सर्वे में आया था कि अगर इनको टिकट दिया जाएगा तो चुनाव हारेंगे। पार्टी के संगठन ने भी कह दिया था कि उज्ज्वल निगम ये सीट हारेंगे, पूनम महाजन यहाँ से चुनाव जीतेगी। तो जब पार्टी को पता था कि ये सीट हम हारने वाले, उस सीट पर आपने उज्ज्वल निगम को टिकट देके वो सीट गवा दी, कांग्रेस को दे दी, और उसके बाद 8 महीने या साल भर के बाद आप उन्हें राज्यसभा भेज रहे हो। मुझे लग रहा जब अगर तय था कि इन्हें राज्यसभा भेजना है तो पार्टी अगर वहां भले ही आप पूनम महाजन को टिकट नहीं देना था, किसी कार्यकर्ता को टिकट देते, चुनाव वहां से जीतते, एक सीट लेते और फिर उज्ज्वल निगम को आप राज्यसभा भेज देते, तो पार्टी ने मुझे लगता है एक सीट अनावश्यक रूप से इनको लोकसभा का चुनाव लड़वाकर गवाई है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और वैसे भी मतलब इनके सभी राजनीतिक दलों में बहुत अच्छे संबंध रहे। शरद पवार के काफी करीबी रहे। जब संजय दत्त का मामला हुआ था टाड़ा वाला, उस समय भी उज्ज्वल निगम ही उनको सजा दिलाने वाले रहे थे। उस समय शरद पवार के बड़े करीबी थे। माजिद मेनन और उज्ज्वल निगम दो बड़े लॉयर शरद पवार के भरोसेमंद थे। माजिद मेनन राज्यसभा गए थे उस समय, शरद पवार के करीबी हुआ। हाँ उस समय शरद पवार के करीबी थे ना। उस समय तो गवर्नमेंट कांग्रेस की थी जब संजय दत्त को सजा हुई थी। गृह मंत्रालय उन्हीं के पास था, शरद पवार का बोलबाला था। फिर माजिद मेनन को राज्यसभा शरद पवार ने भेज दिया था, वो भी एक क्रिमिनल के अच्छे लॉयर रहे। तो सभी पार्टी आपने कहा कि भाई लोकसभा नहीं लड़ाते, इनको सीधे ही भेज देते, लेकिन मतलब चॉइस ठीक है। हाँ नहीं, चॉइस ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम इन्होंने काफी बेहतर किया। एक वीडियो में देख रहा था अभी कि किसी ऑपोजिशन के नेता जो है वो एक मुसलमानों की गैदरिंग के अंदर ये कह रहे थे कि देखो ये उस व्यक्ति को जो है उन्होंने पार्लियामेंट भेज दिया है जो सारी जिंदगी तुम्हारे खिलाफ लड़ा। आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए लड़ने को आप कैसे जोड़ सकते हो किसी कम्युनिटी के साथ? और वो विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये तो इन्होंने सारी जिंदगी मुसलमानों के खिलाफ काम किया, वो आतंकवादियों को सजा दिला रहे थे। क्या वो नहीं करना चाहिए? मजबूती से लड़ा था और वो केस हिंदुस्तान के आतंकवादी हमलों का सबसे महत्वपूर्ण केस और कन्विक्शन हुए उसमें। और उसमें कन्विक्शन हुआ। कसाब को लेकर जितनी बात हुई उस पर बहुत बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई लड़ी और वो आसान काम नहीं होता। आप आतंकवादियों के खिलाफ जब केस लड़ते हैं तो बहुत तरह के प्रेशर आपके पास होते हैं, जान का खतरा भी होता है। वो सारी लड़ाई सर ये कह रहे थे कि ये कहीं शायद मुंबई के रहने वाले नहीं, कहीं और के रहने वाले हैं। तो इनको जब मुंबई ब्लास्ट का केस लड़ने के लिए बुलाया गया, बोले मैं होटल में रहा हूं कई साल। हाँ वही तो कह रहा हूं कि वो इतना आसान काम नहीं होता। और जैसे समीर साहब ने भी जैसे कहा, लेकिन पार्टी तय करती है ना। अब इसमें उज्ज्वल निगम की तो वो है नहीं कि लोकसभा चुनाव उनको लड़ना है नहीं लड़ना, पार्टी ने तय किया होगा उस समय। और वो उज्ज्वल निगम की बजाय पूनम महाजन से नाराजगी थी पार्टी की कि उनको नहीं देना था टिकट, तो वो वहां पर हुआ। बहुत बार आप दूसरे व्यक्ति के बारे में बता दें, सी सदानंद मास्टर जी। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और जैसा इनके नाम से ही है पता लगता है शिक्षक रहे हैं। इनके जो कहानी है बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन जीवटता की भी कहानी है। 1994 में, ये इनका बैकग्राउंड ये है बेसिकली, ये कुन्नूर जिले से आते हैं और 1994 में इन पर एक बड़ा हमला हुआ था। कहानी ये कि ये इनका जो परिवार है वो कम्युनिस्ट का सपोर्टर था, कम्युनिस्ट विचारधारा को मानते थे, लेकिन ये थोड़ा अलग निकले और ये संघ से प्रभावित हो गए। संघ के कार्यक्रमों में जाने लगे, संघ के पदाधिकारी भी हो गए, स्कूल में भी बातें करते। तो 1994 में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं को जो लोकल थे उनको ये रास नहीं आता था कि हमारे बीच में एक संघ का कार्यकर्ता कहाँ से आ गया हमारे गांव में। ये जब वापस लौट रहे थे अपने घर को एक शाम बस स्टैंड पर, जैसे ही बस से उतरे वैसे ही कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया। इस कहानी खुद ये बताते हैं कि पहले उन्होंने बम मारा ताकि बाकी लोग वहाँ से भाग जाएं, उसके बाद इनको पकड़ के ज़मीन पर लेटा दिया और किसी धारदार हथियार से इनके दोनों पैर काट डाले, घुटने के नीचे से इनके दोनों पैर काट डाले। अंदाजा लगाइए उस वक्त किसी व्यक्ति के साथ ऐसी बर्बरता हो। और ये कहते हैं कि लोगों में इतना खौफ था उन गुंडों का, सीपीआईएम के, कि कोई व्यक्ति मुझे उठाकर अस्पताल ले जाने को भी तैयार नहीं था। मैं उसी अवस्था में तड़पता हुआ सड़क पर पड़ा हुआ था। जब पुलिस आई काफी देर के बाद, वो इनको अस्पताल लेकर के गई। फिर ये कई महीने तक अस्पताल में ही रहे और उसके बाद लेकिन फिर उन्होंने प्रण किया कि अब मैं ये रास्ता तो नहीं छोड़ूंगा। फिर वो प्रोस्थेटिक लेग्स के सहारे चलते हैं, नकली पैर उनको लगे हुए हैं, और लेकिन फिर उन्होंने संघ का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। और इनकी कहानी में ये भी दिखाई देता है कि स्पेशली आरएसएस ने और बीजेपी ने भी फिर बाद में इनके रिहैबिलिटेशन के लिए बहुत कुछ किया, इनके रोजगार के लिए काम किया, इनको अपने और जिम्मेदारियां जो हैं उनको दी हैं। बीजेपी ने इनको चुनाव भी लड़ाया विधानसभा का। तो मतलब फिर पार्टी और संघ दोनों ने मजबूती से इनको को ऑप्ट किया और अब उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। सर ये सही बात है कि जो लड़ाई हुई, एक तो केरल को आप समझेंगे तो केरल में लेफ्ट पार्टीज और आरएसएस दोनों बहुत मजबूत हैं
और आरएसएस की सबसे ज़्यादा शाखाएं अगर हैं तो वो केरल में, देश भर में 5000 से ज़्यादा शाखाएं, और वहाँ पर हमेशा लड़ाई चलती रही है दोनों के बीच, और शांतिपूर्ण नहीं, तो हमेशा ही संघर्ष का काल रहा है। एक और बड़े नेता हैं जो आजकल ज्ञान प्रवाह किसमें, नंद कुमार जी, वो भी प्रज्ञा प्रवाह उसमें हैं, तो वो वहाँ से आते हैं, और वो ये लगातार चलता रहता है। और सदानंदन का जो पूरा का पूरा करियर, आपने तो पूरे उसका जिक्र कर ही दिया कि जिस तरह से उनके पैर काटे गए, ये सारा हुआ। और अभी पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी भी उनके प्रचार के लिए गए थे विधानसभा चुनाव, वो हार गए थे, और अब अगले साल चुनाव आने हैं, तो सदानंदन जी पार्टी को याद रही, अच्छी बात है। बहुत लंबे समय से काम करते रहे हैं, मतलब उनकी योग्यता पर सवाल आप नहीं कर सकते। और जो संघ की विचारधारा के दो प्रमुख लोग इस 4 लोगों में शामिल किए गए, उनमें सदानंदन जी भी और मीनाक्षी जैन भी, तो दोनों पर बड़ा काम हुआ है। केरल से इनको मिला है, मुझे लगता है कि वैसे भी एजुकेशन पर उन्होंने बहुत काम किया है। हाँ, संघ को छोड़ भी देते। केरल में अगले साल इलेक्शन भी है, लोकसभा चुनाव में पार्टी का केरल में पहली बार खाता भी खुला है। सुरेश गोपी शायद जो एक्टर है वो त्रिशूर से जीत भी गए, तो पार्टी को लगता है केरल को थोड़ा प्रोमिनेंस देने की जरूरत है। तिरुवनंतपुरम में छोटी सी मतलब जीत होते थे, कम मार्जिन से आ रहे। अब तीसरे नाम की बात करते हैं, जिन 4 मशहूर हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नामित किया, उनमें से एक है इतिहासकार मीनाक्षी जैन। डॉक्टर मीनाक्षी जैन मशहूर हिस्टोरियन है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर के तौर पर काम किया है। 2020 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया था। और इतिहास की मध्ययुगीन भारत की लेखिका है वो, मिडीवियल हिस्ट्री की लेखिका हैं। उन्होंने राम मंदिर पर किताब लिखी है, बहुत सारे प्रमाणों के साथ उसमें जिक्र किया है कि कैसे वो मंदिर तोड़ा गया था, कब किसने तोड़ा था, उसके बाद क्या लड़ाई रही है उनकी। बेसिकली उनको दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ी इतिहासकार माना जाता है। और उनको क्रेडिट इस बात का जाता है कि हमारे देश के स्पेशली पिछले 1000 साल जो इस्लामी शासन वाले राज थे, इस्लामी शासन के अलावा जो इस्लामी दस्युई कहूँगा मैं, तो डाकुई थे वो लोग जो आते थे आक्रमणकारी, उन्होंने भारत में जिस प्रकार का कत्लेआम किया, नुकसान किया, उस सब को इन्होंने बहुत तफसील में, डिटेल में डॉक्यूमेंट किया है अपने काम में, अपनी किताबों में। लेकिन एक दूसरा वर्ग जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है इनके काम को, स्पेशली जो लिबरल लेफ्ट लाइन कह लीजिए आइडियोलॉजी वाले खेमा है, वो नहीं मानता कि इनका काम क्रेडिबल है। एक तरह से ये दोनों नाम जो है सदानंदन मास्टर को इसलिए भी याद किया जाना चाहिए कि कम्युनिस्ट हिंसा, कम्युनिस्ट खून खराबा अब राज्यसभा में नियमित तौर पर दिखेगा। सदानंदन मास्टर सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो सामान्य तौर पर कोई सोशल एक्टिविस्ट या शिक्षक भर रहे। सदानंदन मास्टर की कहानी इस देश में जीवटता की मिसाल है जो हर दिन राज्यसभा में आएगी। किस वजह से? क्योंकि कम्युनिस्टों को कोई और विचार पसंद नहीं आता, वो हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। और संघ का बहुत बड़ा काम है, ये सही है। और संघ के सैकड़ों प्रचारक अपनी जान गंवा बैठे, सदानंदन जी बच गए, अब वो दिखेंगे। मीनाक्षी जैन जी, डॉक्टर मीनाक्षी जैन गार्गी कॉलेज की प्रोफेसर रही, वो एक बात, लेकिन उनका काम क्या रहा? सिर्फ इतना भर नहीं है कि उन्होंने जो इस्लामी आतंक रहा उसको ठीक से परिभाषित किया, वो बार बार वो इतिहास भी बताती हैं जिसमें अंग्रेजों से लड़ाई में बार बार कहा जाता है कि कौन लड़ा, तो कहा जाता है कि नहीं फलाना जातियां लड़ी, ये जातियां नहीं लड़ी। वो बार बार कहती हैं कि इस देश में, और कई बार हम उसकी बात भी करते हैं कि मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद की बात हम नहीं करते हुए देखते, आज के समय में हम नहीं सुनते हैं। वो ये कहती हैं कि 70% लड़ाई में जो जातीय तौर पर, सामाजिक तौर पर उस अगुआ वर्ग था, जिनको हम ब्राह्मणों को भी मानते हैं, वो उस लड़ाई में शामिल थे। जिस हिंदू धर्म की वो बात करती हैं, वो बताती हैं कि कैसे इस देश के मंदिर इस देश की संस्कृति से जुड़े हुए थे, जिसको आमतौर पर खारिज किया जाता है। राम को लेकर, सती प्रथा को लेकर उनका बड़ा काम है। और मुझे लगता है मीनाक्षी जैन के वहां खड़े होने का मतलब होगा, जो फिर से मैं कह रहा हूं, वो कम्युनिस्ट हिंसा ताकत के बल पर, ये कम्युनिस्ट नैरेटिव इतिहास वाला, उसको ध्वस्त करेंगे। तो दोनों जो चेहरे हैं इनका अपने बड़ी इंपॉर्टेंस है। राज्यसभा में अब आप हिस्ट्री को लेकर बहुत क्रेडिबल और बहुत क्वालिटी की डिबेट सुनने को मिलेगी। और जो चौथे व्यक्ति हैं वो हर्षवर्धन श्रृंगला जी हैं, जो हमारे विदेश सचिव रह चुके हैं। श्रृंगला जी ने भारत की विदेश नीति को दिशा दी। साल 2020 में वो 33वें विदेश सचिव बने थे। इतना ही नहीं, हर्षवर्धन श्रृंगला को 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए चीफ कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, और अब उनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है?
ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे बिल्कुल सही कह रहे थे, 1984 बैच के ये फॉरेन सर्विस के ऑफिसर थे। इनका बहुत ही एक्सपीरियंस रहा है डिप्लोमेसी के अंदर। हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश थे, एम्बेसडर थे थाईलैंड के, और साथ साथ में इन्होंने बहुत ऐसे इवेंट्स किए थे उस दौरान के अंदर भी जो बहुत ही भव्य तरीके से किए गए थे। अब साथ पे देखें तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2020 में जब ये बने थे फॉरेन सेक्रेटरी, उसके बाद भी अगर आपको याद हो, हाउडी इवेंट जो हुआ था बहुत भव्य, उसको बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज करना, इनके बारे में दो चीजें कही जाती हैं। एक कि ये इंटेलेक्चुअल हैं, और दूसरा कि ये बहुत ही अच्छे एफिशिएंट इफेक्टिव मैनेजर हैं जिनकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि जो रेजिडेंट्स को लाया गया था गल्फ में, उसमें भी इनका हाथ था। और साथ में जो इतना बड़ा इवेंट था नवंबर का 2023 का G20 का, जो एक सिटी में नहीं हुआ, मल्टीपल सिटीज में हुआ था, और दिल्ली में भी बहुत भव्य तरीके से उसको कराया गया था, उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन इनके हाथ में थी। तो कहीं ना कहीं कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट या फिर कॉम्प्लेक्स इवेंट को अगर अंडरटेक करना है तो उसमें इनका रोल आता रहा है। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी रह चुके हैं, डिप्लोमैट भी रह चुके हैं, अच्छे मैनेजर भी हैं, तो क्या इनको आगे कभी फॉरेन मिनिस्ट्री में भी जगह मिलेगी? मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर अभी के तो बारे में फॉरेन क्या इशू, कहना है अभी तो फिर फॉरेन इशूज जो हैं उस पर ही संसद में बहुत बहस होनी है। लेकिन आप क्या नाराज हैं क्या जयशंकर जी से? कोई नाराजगी आपको? कोई नाराज नहीं है, लेकिन साथ में यह है कि आखिर एक आदमी हमेशा के लिए तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहेगा ना। और दूसरी चीज है, ये इंटेलेक्चुअल भी है। अब एक और आपको पॉलिटिकल बयान में सुनाता हूं, और इनके बयान भी बड़े मजेदार होते हैं हमेशा ही, और वो हैं नितिन गडकरी जी। अच्छा, एक खबर आ रही है, उससे पहले उसके वो बारे में आपको बता दूं। स्पेस स्टेशन से वापस लौटेंगे शुभांशु शुक्ला, और 17 दिन बाद वो स्पेस स्टेशन से लौटने वाले हैं। शुभांशु शुक्ला का स्पेस स्टेशन से उनके यान की अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और इसके बाद वो 22 घंटे का सफर तय करेंगे धरती पर लौटने के लिए। कल दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट के पास जो है उनका जो क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट है, वो लैंड करेगा। अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। क्या होती है ये आपको बहल साहब ज्यादा बताएंगे। देखिए, अनडॉकिंग की प्रक्रिया भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अब आपने देखा था कैसे इन्होंने डॉक किया। डॉक का मतलब होता है ऑटोनोमसली आना, मनूवर करना, और जो डॉकिंग पोर्ट है उसके साथ जाके मिलना, सॉफ्ट कैप्चर और हार्ड कैप्चर करना, यानी कि लॉक कर दे पूरा। भारत से ये जिस स्पेसक्राफ्ट में या कैप्सूल में गए हैं, वो स्पेसक्राफ्ट के साथ जुड़े। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो स्पेसक्राफ्ट में ये गए उसके अंदर 4 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें पेगी विटसन भी थी जो कि मिशन कमांडर, ये थे मिशन पायलट, और 2 और थे जो कि क्रू मेंबर्स थे, जो ज्यादातर साइंटिस्ट थे। तो ये 4 मेंबर्स एक कैप्सूल के अंदर गए जिसका नाम था ग्रेस। ये कैप्सूल ने जब डॉक किया तो इसमें हार्ड लॉक होने के बाद, हार्ड कैप्चर होने के बाद एक ऐसा क्रिएट किया गया जो कि लीक प्रूफ एनवायरनमेंट, जिससे ये अंदर आ सके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के। अब जो लीक प्रूफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, अब उससे इनको वापस निकलना है, इनको आना है इस कैप्सूल के अंदर, अपनी सीटों पे जाना है, स्पेस सूट पहनते हुए इनको स्ट्रैप किया जाएगा। फिर अनडॉकिंग प्रोसीजर शुरू हो गया है। अनडॉकिंग प्रोसीजर क्या है कि इनको ड्रैगो थ्रस्टर्स जो होते हैं, इसके अंदर 16 के करीब ड्रैगो थ्रस्टर्स हैं। हर एक का वेट जो है, हर एक का जो थ्रस्ट है वो 90 पाउंड के करीब है। तो जब वो उनको आप पहले लीक प्रूफ टेस्ट करेंगे, उसके बाद जब सिस्टम्स नॉर्मल होंगे तो इनके जो लॉक हैं वो खोल दिए जाएंगे, और ड्रैगो थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए जो स्पेस कैप्सूल है वो डॉकिंग पोर्ट से अलग होना शुरू होगा। ड्रैगो थ्रस्टर्स का मतलब है कि वो थ्रस्ट ऐसे देंगे, ये याद रखिए, ये अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं 28,000 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे कैप्सूल के साथ। तो जब ये अलग होंगे तो इस कैप्सूल को स्लो होना पड़ेगा ताकि वो इससे अलग हो सके, और जाके एक सेफ ऑर्बिट के अंदर आएगा, जिसमें ये वापस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ क्रैश या कोई भी तकलीफ ना हो। कुछ पिक्चर्स भी आ रही हैं, जरा वो भी देखें। हालांकि हम यहां से तो नहीं कह सकते क्या है अब स्पेसक्राफ्ट, तो आपने स्पेसक्राफ्ट देखा है ऐसे? नहीं सर, स्पेसक्राफ्ट तो हमने किसी ने नहीं देखा। लेकिन आप देखिए स्ट्रैप अप कर रहे हैं स्पेस सूट्स के अंदर पहन के, तो जब वो अलग आ जाता है उसके बाद इसको ऐसे समय पे री एंट्री कराएंगे जो मैच करेगा कि
उस ऑर्बिटल पैटर्न से जो इनको प्री प्लान्ड पोजीशन इनकी पैसिफिक ओशन में है, कैलिफोर्निया कोस्ट के पास, वहां जाके ये कैप्सूल गिरेगा। तो ये इसके लिए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। ये याद रखिए 28,000 किलोमीटर पर आवर से जब ये ड्रैगो थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए ऑर्बिट की स्पीड को स्लो करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये नीचे क्यों आता है? क्योंकि इनकी स्पीड अभी ऐसे है और ग्रेविटी ऐसे है, तो इसका मतलब अभी तो ये सीधा ऑर्बिट करेंगे, लेकिन जब ये स्पीड स्लो करेंगे तो फॉरवर्ड वेलोसिटी कम होने से ये नीचे आना शुरू करेगा। एक टाइम आएगा कि वो री एंट्री करेगा। जब वो री एंट्री करेगा तो उसके टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन 28,000 किलोमीटर पे आप जो थर्मोस्फीयर है उससे वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ आ रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि कहते हैं उसके आसपास आयनोस्फीयर जैसा एक मटेरियल आ जाएगा, जिससे कम्युनिकेशन भी बंद हो जाएगा 6 से 7 मिनट के लिए। और फिर जब वो री एंटर कर जाता है तो इसमें सबसे पहले 5.5 किलोमीटर पे 2 छोटे ड्रोग पैराशूट खुलेंगे। उससे जो टंबल करता हुआ ये कैप्सूल आ रहा है वो स्टेबलाइज हो जाएगा समंदर में गिरेगा। समुद्र में गिरने से पहले। उसके बाद 4 मेन पैराशूट खुलेंगे, जिससे ये स्पीड 28,000 जो शुरू में थी उससे कम करते 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 इसको 24 से 32 किलोमीटर पर आवर पे लाया जाएगा। उसके बाद ये स्प्लैश करेगा उस टचडाउन पॉइंट के पास। वहां पे एक शिप वेट कर रही होगी। शिप में अटैक बोट्स, फॉरवर्ड फास्ट बोट्स होंगी, जिसमें टीम्स जाएंगी, टेक्निकल और मेडिकल टीम्स। वो जाके इसको कांटेक्ट करेंगी। इनको एक क्रेन से इसको उठाया जाएगा और शिप पे रखा जाएगा। उसके बाद से पायलट्स जो है उनको या तो हेलीकॉप्टर से या फिर शिप के द्वारा ही इनको लैंड में ले जाया जाएगा। उसके बाद 7 दिन के लिए इनकी मेडिकल टेस्ट भी होंगे, इनको आइसोलेट भी रखा जाएगा, इनकी हेल्थ चेक की जाएगी, फिर प्रॉपर डीब्रीफिंग होगी और पूरे एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने किए हैं नहीं किए हैं वो पूरे डीब्रीफ उसमें आएंगे। इसके बाद ही पूरी प्रक्रिया खत्म होगी। याद रखिएगा ये मिशन कमांडर हैं इसके, लेकिन गगनयान के लिए ये मिशन पायलट हैं इस वाले प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन गगनयान के लिए ये मिशन कमांडर होंगे। यही है शुभम, यही सेम शुभम होंगे। और और उसका टारगेट हमारा क्या है? अगले साल का है 2027। और इस साल हम अनमैन्ड वाला जो है वो इस साल फ्लाई करेंगे। ऐसे 8 होंगे जिसमें 6 अनमैन्ड और 2 मैन्ड होंगे। सोचिए भारत अब ऑर्बिट करेगा अपने क्रू से स्पेस के अंदर। क्या बात है, जबरदस्त। आपने सर बड़े डिटेल में बताया पूरी कितनी जटिल प्रक्रिया है ये।